नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। राज्यसभा में बीमा कानून संशोधन विधेयक पारित। सरकार ने कहा सबके हित में है बिल। वाम दल और टीएमसी ने किया विदेशी निवेश का विरोध। मनमोहन सिंह के साथ एकजुट होकर आई कांग्रेस। पैदल मार्च निकालकर सोनिया गांधी ने कहा मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। बीजेपी ने बताया समन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार। विधि आयोग की 2 जगह से चुनाव लड़ने से पाबंदी की सिफारिश। चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने पर 5 साल की रोक। चुनाव सुधार पर कानून मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 100 से ज्यादा सदस्य। बड़े नेताओं और पार्टी के मुख्यमंत्रियों को जगह। स्मृति ईरानी और नजमा हेपतुल्ला बाहर। आम आदमी पार्टी के एक और स्टिंग। आसिफ मोहम्मद ने लगाया लालच देकर मंत्री पद देने का आरोप। पार्टी ने किया खंडन। और देखते हैं पहली खबर। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 26 से बढ़ाकर 49% करने से जुड़े विधेयक को आज राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी, जेडीयू, तृणमूल और बीएसपी ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाने पर आपत्ति जताई और इस बीमा कानून संशोधन विधेयक 2015 को पेश किए जाने से पहले वाम दलों के साथ ही समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने नियमों का हवाला देते हुए इसे पेश करने पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन उपसभापति पीजे कुरियन ने साफ किया कि लोकसभा से पारित विधेयक को उसी स्वरूप में राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इससे पहले सरकार ने राज्यसभा में लंबित 2008 के बीमा विधेयक को वापस ले लिया। हालांकि वाम दल, तृणमूल, बीएसपी और एसपी जैसी पार्टियां सरकार के विरोध में खड़ी नजर आई, लेकिन कांग्रेस से मिले समर्थन के बाद राज्यसभा से इस बिल को मंजूरी मिल गई। Now, insurance is a very diversified, very specialized industry with many different types of providers around the world. Sadly, in India, that is not the case. We don't have a very well-developed industry. And so I would urge honorable members to think not just about life insurance, but certainly we can do better, but Life Insurance Corporation of India is doing a wonderful job, but all these other insurance products. ये जान लीजिए वो कमाने आ रहे हैं, आपकी सेवा करने नहीं आ रहे हैं। जो आपने बहुत सी बातें कही है, राम गोपाल जी ने, नील ने, सब लोगों ने। देश की एक्चुअल लाइफलाइन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। कोई सरकार, कोई चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश की सरकारें हो, ख्याल नहीं रख पाती हैं जितना कि लाइफ इंश्योरेंस रखती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रखती है। आज आप उसको खत्म करना चाहते हैं। आप कहते हैं विदेश से लाएंगे यहां पर, और ला करके 49% बढ़ा करके हम एफडीआई ला करके इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। How many states have taken 100% FDI? 37 states in the United States of America have never taken FDI in insurance. This is by UPA for the benefit of the Indian nation and Indian people. 49%. Why 49%? And let us be honest, this government is committed to carry forward the neoliberal economic reforms introduced and pursued by the Congress-led UPA 2 government. और पहले रुक करेंगे विशाल दहिया के, जो हमारे साथ सीधे संसद भवन से जुड़ रहे हैं, जो दिन भर इस चर्चा को सुनते रहे। विशाल, एक सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि कहा जाए राज्यसभा में, जहां पर नंबर गेम उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन बीमा बिल जिसको लेकर तमाम आशंकाएं थी उसको पास कराने में सफलता हासिल की। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह का गतिरोध सरकार को झेलना पड़ रहा था ऊपरी सदन में, और ये खासतौर पर सामने आया जो माइंस और मिनरल से संबंधित बिल था और कोल माइन से संबंधित बिल था, उसमें साफ देखने को मिला कि सरकार के पास जो नंबर्स की कमी है, जो गणित और आंकड़ों का जो हिसाब सरकार का पूरा नहीं बैठ रहा था, उसकी वजह से वो दोनों बिल प्रवर समिति को भेजे गए। लेकिन जो इंश्योरेंस से संबंधित बिल है उसे आखिरकार सरकार ने पास करवा लिया है आज, और ये संभव हो पाया जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके समर्थन के बाद, क्योंकि जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनमें से बिल पास होने से ठीक पहले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल कांग्रेस ये सब वॉकआउट कर गए, जबकि जो वामपंथी दल हैं यानी कि सीपीआई और सीपीएम दोनों ने जो अमेंडमेंट्स जो वो लेकर आए थे उस पर डिवीजन मांगा, और हालांकि जो डिवीजन में सरकार के फेवर में यानी कि बिल के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े और इस तरह बिल पास हो गया। लेकिन जो छोटे विपक्षी दल थे उनका जो विरोध था वो एक तरीके से देखने को मिला,
लेकिन क्योंकि जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है और जो मुख्य विपक्षी दल है ऊपरी सदन में यानी कि कांग्रेस, उसका समर्थन क्योंकि सरकार को हासिल था। हालांकि 2-3 सुझाव कांग्रेस की तरफ से आए। जो डिप्टी लीडर हैं कांग्रेस के आनंद शर्मा, बहस के आखिर में उन्होंने 2 सुझाव दिए जिन्हें सरकार ने मान लिया और इस तरह से दोनों तरफ जब एक तरीके से कहा जाए कि सहमति रही सरकार और मुख्य विपक्षी दल के बीच में, उसके चलते ये बिल जो था वो आज ऊपरी सदन में भी पास हो गया है। यानी कि इंश्योरेंस से संबंधित जो बिल सरकार पास करवाना चाहती थी दोनों सदनों में, वो अब दोनों सदनों से उसकी मंजूरी मिल चुकी है। जी शुक्रिया विशाल इस अपडेट के लिए। और हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार शिशिर सिन्हा। शिशिर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बड़ी सफलता सरकार के लिहाज से, लेकिन किस तरीके से बीमा क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी इस नए कानून के बाद? इसको आप दो हिस्सों में आप बांट दीजिए। पहला, अगर 1999 में जब बीमा का बाजार खुला था उस समय 6 कंपनियां थी, जिसमें से एक भारतीय जीवन बीमा निगम LIC और बाकी 5 जो थी वो जनरल इंश्योरेंस में थी। 1999 से 2015 के बीच ये संख्या 53 हो चुकी है। यानी आज की तारीख में करीबन 47 निजी कंपनियां हैं। इन निजी कंपनियों को अगले 5 सालों में तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसा नहीं कि देसी कंपनियों के पास पैसा नहीं है, लेकिन जितने पैसे की जरूरत है वो लगा नहीं पा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी वजहें हो सकती है। जो पार्टनर है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे में आपने विदेशी निवेशक को एक मौका दिया है कि आप 49% तक कर सकेंगे। खास बात यह है कि कंट्रोल हर सूरत में भारतीय के हाथ में होगा, यानी कहीं से भी एक विदेशी कंपनी नहीं बन सकेगी। ये एक सेफगार्ड रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि जरूरत क्यों है। देखिए, आज की तारीख में हमारे यहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अगर हम कहें तो सिर्फ 4% के करीब है, और इसमें से लाइफ इंश्योरेंस 3.1 है और जो नॉन लाइफ है वो 0.8 है। इसे बहुत बढ़ाने की जरूरत है। इस बजट में भी जब हमने 2 नए इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान किया है सोशल सिक्योरिटी के तहत, उसको देखते हुए हमें यहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर पैसे की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है, कंपनियों और ज्यादा नई कंपनियां उसकी जरूरत है। तो ये बिल उम्मीद की जानी चाहिए कि इस विस्तार मदद करेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आम आदमी के लिहाज से या फिर जो बीमा क्षेत्र में मैं कहूँ कि एक जुड़ता है काम इंसान, उसके सेफगार्ड को लेकर तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी। वो क्या सेफगार्ड इस कानून में है इस तरह के जो उनको सुरक्षित रखेंगे, महफूज रखेंगे? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इस कानून में जैसे एक मुद्दा था हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के, पहले जो कहा जा रहा था कि 50 करोड़ रुपए के उसके ऊपर कोई भी कंपनी बना सकती है। इससे एक आशंका बनी कि कोई सीरियस प्लेयर जो है इस मार्केट में नहीं आ पाएगा और लोगों के साथ शायद न्याय नहीं हो पाएगा। तो अब उसकी सीमा बढ़ा करके 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा कई तरह के दंड का प्रावधान रखा गया है कि अगर आप गलत व्यवहार करते हैं, किसी तरीके का ग्राहकों के साथ उचित तरीके से आप उनके लेन देन नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर भी दंड लगाने का प्रावधान रखा गया। सेफगार्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, अब उन्हें और मजबूत कर दिया गया है कानून के दायरे में ला करके। तो मुझे लगता है कि कस्टमर को, या मैं यूं कहूं कि जो पॉलिसी होल्डर है उसको डरने की जरूरत नहीं। और एक और बात कहना चाहूंगा कि बीमा एक ऐसा चीज है ना जो लोगों को हमेशा डरा के बेचा जाता है कि इसका फायदा आपके मरने के बाद आपके परिवार को होगा, तो वो पहले से ही डरा हुआ है। तो उसके लिए अगर प्रॉपर सेफगार्ड इस बिल में ला दिए जाए तो शायद इस डर को कुछ कम किया जा सके। और एक और जो बात कही जा रही कि अभी जो था उसका उतना इम्पैक्ट नहीं था, ये जो विस्तार होगा इस पूरे क्षेत्र का, मैं कहूँ किस तरीके से जो निवेश की बात हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा निवेश भी इसके जरिए आएगा, कितनी उम्मीद दिख रही है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, उम्मीद है। कई कंपनीज हैं। अगर आप देखें कि अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनीज जो हैं वो काफी बड़े पैमाने पर वो निवेश करने के लिए तैयार हैं। और आपको शायद जान करके ये हैरानी होगी कि जब 24 दिसंबर को कैबिनेट ने ये फैसला किया था कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, आप अमेरिका और ब्रिटेन के अखबारों में जिस तरीके से वो सुर्खियां बनी थी, उससे अंदाजा लग सकता है कि वहां के कॉर्पोरेट सेक्टर में कितनी दिलचस्पी है, वहां की कंपनियों में कितनी दिलचस्पी है। पैसा आएगा, निवेश निश्चित तौर पर आएगा, लेकिन उससे भी एक बड़ी बात है कि जो एक अनसर्टेनिटी थी, 2008 में ये बिल आया, 2015 में पारित हुआ, 7 साल का अंतर बहुत होता है। ये अगर पूरे ओवरऑल आप सिनेरियो में देखें तो आप इसको कह सकते हैं कि एक सिग्नल है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके लिए बेहतर माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम मालिकाना हक आपके हाथ में नहीं देंगे, 49 के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में एक सेफगार्ड है और उसके साथ साथ निवेशकों को लाने का एक न्योता देने का माध्यम भी बन गया। शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो तकनीकी पहलू इसको समझाने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर।
भारत और मॉरिशस दोहरे कराधान से बचाव से जुड़े समझौते DTAT पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर राजी हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए मॉरिशस को आज $50 करोड़ की मदद का ऐलान भी किया। मॉरिशस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की संसद को संबोधित किया और बाराकोडा नाम के समुद्री पोत को मॉरिशस को समर्पित किया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर सहमति बनी, जिसमें हिंद महासागर में समुद्री अर्थव्यवस्था में सहयोग पर सहमति सबसे प्रमुख तौर पर शामिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की संसद को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने मॉरिशस को DTAT समझौते से नुकसान नहीं होने देने का भरोसा दिया। I told Prime Minister Jagannath that we understand the importance of the offshore banking sector for your economy. We are conscious of its dependence on India. We will work together for our shared objective to avoid the abuse of our double taxation avoidance convention. दरअसल भारत में अवैध धन की राउंड ट्रिपिंग के लिए मॉरिशस रूट का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसे रोकने के लिए ही DTAT समझौते में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में दूसरा साइबर शहर स्थापित करने की पेशकश की और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के तहत मॉरिशस के नागरिकों के लिए वीजा शुल्क खत्म करने पर भी सहमति जताई। We value the leadership by Mauritius in this area. Today, I was pleased to offer a concessional line of credit of $500 million for civil infrastructure projects for Mauritius. मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने भारत की मदद को दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की कसौटी बताया है। India will assist Mauritius in developing itself into a state ocean economy. India will help Mauritius improve the connectivity with its outer islands with focus on the building and upgrading of sea and air transport facilities in Agalega. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को भारत में बना बाराकोडा नाम का समुद्री गश्ती पोत भी समर्पित किया। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी के मद्देनजर सौंपा गया ये आधुनिक पोत समुद्री सीमा पर निगरानी करेगा। मॉरिशस दौरे के दूसरे दिन उन्होंने यहाँ विश्व हिंदी सचिवालय की आधारशिला रखी। मॉरिशस में बड़ी तादाद में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जो वहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 68% है। सेशेल्स मॉरिशस के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और श्रीलंका प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कल रवाना होंगे वहां के लिए। और अखिलेश तुमार हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं कोलंबो। इस दौरे को लेकर किस तरह की गतिविधियां हैं? अखिलेश, इस तरीके से बहुत उम्मीदें हैं और 28 बरस के बाद भारतीय प्रधानमंत्री कोई वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या एजेंडे में प्रमुख होगा मुद्दा? देखिए, निश्चित तौर पे 28 वर्षों के बाद पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच में श्रीलंका भीषण तौर पे आंतरिक गृह युद्ध से पीड़ित रहा था और वैसे में भारत के अंदर भी जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वह किसी प्रधानमंत्री को अलाउ नहीं कर रही थी कि वो श्रीलंका आया है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पहल ली है तो उसका एक खास महत्व यह है कि भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को भावनात्मक स्तर पे और साख के स्तर पे और सद्भाव बढ़ाने के स्तर पे लाना चाहता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अभी तक जो तमिल इलाकों के पक्षधर के रूप में जाना जाता रहा था, इस बार की यात्रा के बाद संभावना यह बन रही है कि श्रीलंका के दक्षिणी जो इलाके हैं, जो खास करके सिंहल बहुल इलाके हैं, उन इलाकों में भी विकास के कार्यक्रमों में भारत भाग लेगा और बड़े पैमानों पे भारत और श्रीलंका के बीच रणनीतिक संबंधों को इस तरीके से जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं ताकि आप देखें मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका एक ही समुद्र तटीय लाइन में पड़ते हैं और इस पूरे लाइन में भारत को सुरक्षा की चिंता है। चीन के हस्तक्षेप से चिंता हुई है और इधर के दिनों में ब्लू इकोनॉमी में जिस तरह का उछाल आने की संभावना है, वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि श्रीलंका एक महत्वपूर्ण जगह हो सकता है जिसके माध्यम से भारत और श्रीलंका मिलकर एक सिंगापुर के मॉडल पर भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापार भी हो, रणनीतिक जो सुरक्षा के कार्यक्रम है उन्हें चलाए जाएं और इस क्षेत्र में शांति। और अब चूंकि आतंकवाद से श्रीलंका निकल चुका है, इसलिए श्रीलंका के अंदर विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको कि प्रधानमंत्री अपने गुडविल से और तेज करना चाहते हैं। कविंद,
बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तुमान कोलंबो से इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।